नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी ने काफ़ी दिनों से लिखना शुरू कर दिया था कि क्या अरब सागर में कोई और साइक्लोन बन रहा है। देखिए, अरब सागर में तो अभी फ़िलहाल संभावना नहीं है, लेकिन जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, भारत के ठीक नीचे आप देख सकते हैं, ये भारत का साउदर्न टिप है, ये श्रीलंका है, इसके ठीक नीचे भूमध्य रेखा के पास समुद्र में, हिंद महासागर में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। लेकिन ये अगर सारे मॉडल्स को कंसीडर करें, चाहे वो ECMWF हो या बॉम हो, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की मौसम विज्ञान की एजेंसी, तो इन सभी का एक मत ये है कि ये ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। यानी कि जैसे साइक्लोन मोखा कैटेगरी 4 का साइक्लोन बना था, सुपर साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे था, कुछ जगहों पर इसे सुपर साइक्लोन भी बताया गया, लेकिन ये सिस्टम सुपर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन नहीं बनेगा, कैटेगरी 2 का साइक्लोन होगा। और कैटेगरी 1 यानी साइक्लोन और कैटेगरी 2 सीवियर साइक्लोन, तो वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर या सुपर साइक्लोन इसके बनने की आशंकाएं, संभावनाएं फिलहाल नहीं है। और ये जो ट्रैक है, इसका जो शुरुआती जो ट्रैक दिख रहा है, वो पहले भारत से दूर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में ये सिस्टम मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में, यानी आगे के दिनों में भी ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है उसी की तरफ आगे बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी रहेगी, कुछ समय बाद ये थोड़ा सा लूज करेगा इंटेंसिटी, उसके बाद फिर से रीगेन करेगा और यहाँ पर कैटेगरी 2 फिर 1 बन के कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका रेलिवेंस क्यों है हमारे लिए, क्यों इसके बारे में आपको जानना या मुझे बताना ज़रूरी है, ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मानसून का सीज़न शुरू होने वाला हो या मानसून का सीज़न चल रहा हो, उस दौरान अगर भारत के समुद्री क्षेत्रों में, जो आसपास के समुद्री क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है तो निश्चित तौर पर उसका मानसून पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी मोखा निकला है, मोखा तो खैर बहुत ज़्यादा विपरीत दिशा में नहीं गया है, यानी मानसूनी हवाएं जिस दिशा में चलती हैं उससे थोड़ा सा, मानसूनी हवाएं किस तरह से चलती हैं मैं आपको ये इंडिकेट करता हूँ। मानसूनी हवाएं यहाँ से आनी शुरू होती हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा से, और ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी पर आने के बाद इस तरह से भारत की तरफ आती हैं। और यही होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। भले ही यहाँ से आने के बाद पूर्वी हो जाती हैं, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रुख है वो इस तरह से रहता है। तो अब जब साइक्लोन यहाँ पर आगे गया तो इसने हवाओं को आगे तो खींचा, लेकिन हवाएं इस तरफ नहीं मुड़ेंगी अभी बहुत जल्दी। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 18, 19, 20 मई के आसपास मानसून का आगमन हो जाता है। आज 15 मई हो चुका है, तो अब धीरे धीरे समय वो थ्रेशोल्ड टाइम आ चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई संकेत नहीं। लेकिन इसके अलावा जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है तो यहाँ पर अब आशंका इस बात की है कि जो अरबियन सी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से आकर के भारत के ऊपर पहुंचनी शुरू होती हैं, वो हवाएं इस सिस्टम के कारण थोड़ा सा मध्यम पड़ जाएंगी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मानसून के आगमन में थोड़ा सा ये बाधा डाल सकता है, थोड़ी सी बाधा डाल सकता है। इस सिस्टम के लगभग आज 15 मई है, 18, 19 या 20 मई तक रहने की संभावना है। तो 18, 19, 20 मई तक ये मूव करता रहेगा आगे, और थोड़ा सा जो हवाओं की एनर्जी है वो अपने में मिलाता रहेगा। तो मानसून कम से कम 18-20 मई तक प्रभावित हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा उसकी गति, मानसून की गति धीमी हो जाए। और मानसून की गति अगर धीमी हुई तो निश्चित तौर पर मानसून का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लेट अराइवल होगा, और जाहिर सी बात है कि भारत के मुख्य भूभाग केरल में भी मानसून का देर से आगमन होगा, ऐसी आशंका बन सकती है। अभी इसके बारे में सटीक कहना कि लेट ही होगा मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आशंकाएं इस बात की ज़रूर पैदा हो रही हैं इस सिस्टम के चलते और इवन मोखा के चलते भी। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जुड़े रहिएगा। न्यूज़ मीडिया मंच पर इस वीडियो को मैंने इसलिए डाला ताकि न्यूज़ एक तरह से ख़बर है ये, और ये ख़बर बेहद ज़रूरी है। मौसम की खबर है, लेकिन ख़बर है। और बाकी मौसम की खबरों के लिए, बाकी मौसम की जानकारी अपडेट के लिए आप लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।